गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आनंद रनीश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी पेपर पर। तो हम लोग बुद्धिस्ट और जैनिस्ट पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा नया टॉपिक है और वो टॉपिक है आपका मौर्य डायनेस्टी, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप अच्छे से हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा और नोट करते चलिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई है और क्या क्या इंपॉर्टेंट मतलब घटनाएं घटी है और उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो आज का टॉपिक आपका दोस्तों मौर्य साम्राज्य, तो नोट करते चलिएगा। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे आपके? जिनको हम लोग फाउंडर बोलते हैं, तो ये था आपके चंद्रगुप्त मौर्य। और इनका जन्म बॉर्न इन 300 BC। और एक बुक है मुद्रा राक्षस, इनमें चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है, इनके बारे में बताया गया है इसमें। और इनको बुद्धिज्म में मतलब इनके जाति के बारे में बताया, तो बुद्धिज्म में इनको क्षत्रिय बोला गया है। और इनको शाक वंश का बताया गया है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य को बुद्धिज्म में क्या बोला गया है? तो बुद्धिज्म बोला गया है लो कास्ट का। तो पुराण में इनको लो कास्ट का बताया गया, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट माना गया, एक्चुअल फैक्ट जो है, ये मौर्य ट्राइब्स से बिलोंग करते थे। एक जनजाति थी मौर्य जनजाति, उनसे ये बिलोंग करते थे। और इनका मृत्यु, डेथ इनका हुआ था 298 BC श्रवण बेगोला में हुआ था। और इन्होंने एडॉप्ट किया था जैनिस को, मतलब अपनाया था जैन धर्म को। तो ये किनके द्वारा अपनाए थे? तो ये भद्र बाहु थे। तो समझ गए दोस्तों। तो संस्थापक कौन थे आपके? चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनका जन्म कब हुआ था? 300 बी नहीं दोस्तों, 300 BC नहीं होगा, यहां गलती हो गया। तो 345 BC। और मुद्रा राक्षस एक बुक है, उनमें इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। फिर बुद्धिज्म में इनको क्षत्रिय बोला गया है और पुराण में इनको लो कास्ट का बताया, लेकिन एक्चुअल जो फैक्ट है वो इनका मौर्य ट्राइब से बिलोंग करते थे, मौर्य जनजाति से बिलोंग करते थे। और इनका मृत्यु 298 BC श्रवण बेगोला में हुआ था। और ये एडॉप्ट जैनिस किसके द्वारा किए थे? भद्र बाहु के द्वारा किए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है तो अच्छे से यहां हम पढ़ लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इनके समय काल के रूलिंग पीरियड के बारे में है, तो अच्छे से ये छोटा सा कुछ पॉइंट था जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये था।
तो इनका रूलिंग पीरियड कब था, मतलब ये कब से कब तक राज किए थे? तो इनका रूलिंग पीरियड 322 बीसीई से लेकर 298 बीसी तक ये राज किए थे। और इनका कैपिटल क्या था? इनका कैपिटल था पाटलिपुत्रा। और 303 या 305 बीसी में सेलुकस निकेटर के साथ इनका युद्ध होता है। और सेलुकस निकेटर हार जाता है। और यह एक संधि होता है, उस संधि का नाम क्या है? एपेनियस की संधि। इस संधि में क्या होता है? तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा 4 प्रांतों को अपने अधीन कर लेते चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौन कौन से प्रांत है? वो हेरात है एक, दूसरा है काबुल, तीसरा है मकरान, चौथा है आपका कंधार। तो ये 4 प्रांत होते हैं। तो इस संधि में 4 प्रांत किसके अनुरूद्ध हो जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन हो जाते हैं। और फिर इनके बाद इनका शादी हेलेना से हो जाती है, जो कि सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। और इनका बेटा का नाम जस्टिन था। और आपने जैनिज्म धर्म में पढ़ा था, इनका फर्स्ट समिट हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। तो फर्स्ट समिट इनके काल में होता है, जैन समिट। थ्री 300 बीसी में हुआ था। तो 2 महत्वपूर्ण घटना है। तो ये युद्ध हुआ था और ये फर्स्ट जैन समिट हुआ था, ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर के द्वारा राजदूत भेजा गया था, वो कौन था? मेगास्थनीस। तो राजदूत था, जिसको हम लोग एम्बेसडर बोलते हैं। और ये क्या किया था? बुक लिखा था इंडिका। इंडिका में क्या बताया गया था? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मतलब प्रशासनिक कार्य, मतलब प्रशासनिक जो होता था, प्रणाली हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, उनके बारे में इस बुक में बताया गया था। तो लिख लेंगे अच्छे से। और इस क्या बताया था कि 5 काउंसिल हुए करते थे और हर एक काउंसिल में 6 मेंबर हुआ करता था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो मैगस्थनीस किसके राजदूत थे? तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और इन्होंने बुक लिखा था इंडिका। इंडिका में क्या बताया गया? तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया। और इस सिस्टम में क्या मतलब था? तो 5 काउंसिल हुआ करते थे और हर एक काउंसिल में 6 मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट, इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता था ग्रीक में। तो ये कौन कौन से नाम थे, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से।
तो इनको ग्रीक साहित्य में इनके 3 नामों का उल्लेख है, या ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो अच्छे से नाम देखिएगा। तो पहला इनका नाम है सैंड्रोकोटस, फिर दूसरा नाम है सैंड्रोकॉप्टस, और तीसरा नाम है एंड्रोकॉप्टस। तो इन तीनों नामों से जाना जाता था ग्रीक में इनको, चंद्रगुप्त मौर्य को, सैंड्रोकोटस, सैंड्रोकॉप्टस और एंड्रोकोप्टस। फिर यहां तक ही पढ़ना, यहां से ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब इनके सक्सेसर उत्तराधिकारी बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, और इनका रूलिंग सेशन क्या था, रूलिंग पीरियड क्या था? रूलिंग पीरियड था 298 बीसी से लेकर 272 बीसी तक। इनको भी बहुत सारे नामों से जाना जाता था। तो पहला नाम है अमित्रोचेस, जो कि इनको ग्रीक में जाना जाता था। फिर सिंह सेना, जो इनको जैन साहित्य में मिला इनका। और फिर बिंदुपाला, जो कि इनको चाइनीज में बोला जाता है। तो आपसे यहां क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चाइनीज में बिंदुसार को क्या बोला जाता है, तो बिंदुपाला। फिर जैन में इनको क्या बोला जाता है, तो सिंह सेना। ठीक है, तो ये इनको बहुत सारे नामों से जानने जाते हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों, इनके समय काल में क्या क्या घटनाएं घटी और महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे में जानेंगे। तो सीरिया के महाराजा थे एंटियोकोकस, एंटियोकोकस बोलते हैं, जो कि सीरिया के महाराजा थे। इन्होंने अपने एम्बेसडर को, राजदूत को भेजा था। उनका नाम क्या था, डेमेचियस था। एंटियोकोकस वन अपने राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजते हैं, और बिंदुसार इनसे 3 चीज का डिमांड करता है। तो बिंदुसार डिमांड 3 थिंग्स। तो बिंदुसार 3 चीजों का डिमांड करते, वो पहला कौन है, मदिरा। दूसरा है सूखे अंजीर। और तीसरा है एक दार्शनिक। लेकिन एंटियोकोकस के द्वारा 2 ही चीज का फुलफिल किया जाता है, इनके 2 ही डिमांड का फुलफिल किया जाता है, मदिरा और सूखे अंजीर का। ये फुलफिल नहीं होता है। क्यों नहीं फुलफिल होता है? क्योंकि ये गलत माना जाता है सीरिया में, क्योंकि एक किसी भी दार्शनिक को दूसरे
के राज में नहीं भेजा जाता है। ठीक है, तो दो ही चीजों का ये डिमांड पूरा कर पाए एंटियोकोकस वन, तो वो कौन था, मदिरा और सूखे अंजीर का। इनके बाद फिर रिवॉल्ट होता है, इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हैं, तो रिवॉल्ट होता है उज्जैन में, तो तक्षशिला में रिवॉल्ट होता है और उज्जैन में होता है। तो रिवॉल्ट को दबाने के लिए अपने बड़े बेटे सुमीम को भेजते हैं, पहले सुमीम जाता है, पर वो रिवॉल्ट को नहीं दबा पाता है, खत्म नहीं कर पाता। उसके बाद फिर अशोक जाता है और ये पूरे रिवॉल्ट को दबा देता है या खत्म कर देता है। तो यहीं से अशोक को माना जाता है ये अगला उत्तराधिकारी होगा मौर्य डायनेस्टी का। ठीक है, और इनके समय काल में जो इनके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे वो कौन थे, तो इनके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे राधा गुप्ता, और राधा गुप्ता किनके किनके समय में प्राइम मिनिस्टर, तो बिंदुसार और अशोक के भी राज में ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो इतना इंपॉर्टेंट बात है बिंदुसार के बारे में पढ़ना, इससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, मैं मिटा देता हूं। अब हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में, जो कि प्रतापी राजा हुआ करते थे मौर्य डायनेस्टी के। तो इनका रूलिंग पीरियड कब था, इनका रूलिंग पीरियड 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक था। फिर इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता था, इनका पूरा नाम देव नाम प्रिय था, और इनको पुराणों में अशोक वर्धन से पुकारा जाता था। और ये 261 बीसी में ये कलिंग को जीत लिए थे। तो आपसे यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अशोक ने कलिंग जब जीता था उस समय का समय काल मतलब पीरियड क्या था, तो 261 बीसी था। फिर इन्होंने अडॉप्ट किया था जैनिस को चंद्रगुप्त मौर्य ने डायनेस्ट किया, लेकिन अशोक ने क्या मतलब अडॉप्ट किया, तो वो बुद्धिस्ट को अडॉप्ट किए थे। तो अडॉप्ट बुद्धिस्ट किसके द्वारा अडॉप्ट किए थे, तो उपगुप्त के द्वारा, उपगुप्त के द्वारा। और इनकी माता का नाम शुभदांगी था। और इन्होंने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया था।
तो वो कौन कौन से गुफाएं थे? तो पहला था कर्ज, दूसरा था चौपार, तीसरा था सुदामा, और चौथा था विष झोपड़ी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है दोस्तों, विष झोपड़ी किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? तो अशोक के द्वारा निर्माण कराया गया था। और ये कौन सी पहाड़ी है? बराबर की पहाड़ियों पर थी। ठीक है। फिर इनके समय काल में टॉलमी टू के द्वारा राजदूत भेजा गया था। इनका नाम क्या था राजदूत का? तो डिनीसियस था। तो इनके समय काल में किनके द्वारा राजदूत भेजा गया था? टॉलमी टू के द्वारा भेजा गया था। और उनका नाम क्या था राजदूत का? डिनीसियस था। और इन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। दोस्तों अब आगे चलते हैं, इसमें और पढ़ना है इनके बारे में, अशोक के बारे में। इन्होंने बहुत सारे शिलालेख का मतलब बनवाया था, तो हर शिलालेख में क्या क्या बताया गया था वो पढ़ेंगे। तो यहां तक आप नोट कर लिए होंगे अच्छे दोस्तों। आगे चलते हैं। दोस्तों अभी शिलालेख के बारे में बात कर रहे थे, तो कितने शिलालेख थे? 14 शिलालेख थे। और क्या क्या शिलालेख में बताया गया था उनके बारे में बात करेंगे। तो आप अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शिलालेख, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शिलालेख से। तो फर्स्ट शिलालेख पशु बलि की निंदा की गई थी। फिर जो सेकंड शिलालेख में, उसमें मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा के बारे में बात की गई थी। फिर थर्ड शिलालेख धार्मिक नियमों और राजकीय आदेश के बारे में बताया गया था। फिर आपका फोर्थ जो शिलालेख था, उसमें भेरी घोष की जगह धर्म घोष को रखा। फिर फिफ्थ शिलालेख में धार्मिक महामंत्रों के बारे में बात की गई थी, मतलब उनके नियुक्ति के बारे में बात की गई थी। धार्मिक फिर आपका जो सिक्स शिलालेख है, उसमें आत्मनियंत्रण के बारे में बात की गई है कि आप अपने आत्मा को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। आत्मनियंत्रण की शिक्षा। फिर आपका सेवंथ और एट शिलालेख में
अशोक के तीर्थ यात्राओं के बारे में बात की गई है। फिर जो 9 शिलालेख में सच्ची भेंट के बारे में बात की गई है कि सच्ची भेंट होती क्या है। फिर आपका जो 10 शिलालेख है वो प्रजा के हित के बारे में बात की गई है। फिर आपका जो 11 शिलालेख है उसमें धम्म की व्याख्या की गई है। फिर आपका जो 12 शिलालेख है उसमें स्त्री महामंत्रों की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। और आपका जो 13 शिलालेख है इसमें हम लोग कलिंग युद्ध के बारे में जानते हैं। और आपका जो लास्ट शिलालेख है वो है, इसमें क्या देखते हैं, जनता के धार्मिक जीवन के बारे में जानते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन शिलालेख में कौन कौन सी बातें या वर्णन किया गया था, किसके बारे में बताया गया था। तो ये 14 शिलालेख है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट जो शिलालेख है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 है, आपका 11th है और आपका ये 13th है। तो ये पूछ लिया जाएगा कि कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है, या कौन से शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, या कौन से शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई। तो ये इंपॉर्टेंट शिलालेख है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम चलेंगे अशोक के द्वारा निर्मित स्तंभ, ठीक है, उनमें क्या बताया गया और ये कहाँ कहाँ है, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अच्छे से नोट कीजिएगा। तो नोट करते चलिए दोस्तों प्रमुख स्तंभ के बारे में। और ये स्तंभ कितने थे, 7। और ये कौन सा लिपि में लिखी गई थी, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। और पहला जो स्तंभ है वो है प्रयागराज स्तंभ लेख। जो कि आपके प्रयागराज कौशाम्बी में है। फिर जो दूसरा है आपका दिल्ली टोपरा। ये कहाँ है, आपके दिल्ली में है। और ये किनके द्वारा लाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि दिल्ली टोपरा किसके द्वारा लाया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। फिर दिल्ली मेरठ है। ये आपका, ये भी दिल्ली में, और ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। फिर आपका चौथा है रामपुरवा। ये कहाँ है, आपके
चंपारण बिहार में। फिर आपका जो पांचवा है वो है लौरैया असेराज, ये भी आपके चंपारण बिहार में है। और आपका छठा है लौरैया नंदगढ़, ये भी आपके चंपारण बिहार में। और आपका जो सेवंथ है, जो लास्ट है, वो है रानी का अभिलेख। तो इसका प्लेस तो आसानी से है। तो यहाँ देख रहे हैं प्रयागराज है, प्रयाग है कौशाम्बी में है, ठीक है। फिर दिल्ली है मेरठ, तो दिल्ली में है। फिर दिल्ली मेरठ, ठीक है, तो ये दिल्ली में है। फिर आपका रामपुरवा चंपारण में, लौरैया असेराज कहाँ है आपका चंपारण बिहार में, और लौरैया नंदगढ़ चंपारण। तो 3 गो आपके चंपारण बिहार में, 2 गो दिल्ली में और 1 प्रयागराज में, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन बचाता है, ठीक है। क्वेश्चन में टाइम बचाता है, तो आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। तो कम से कम समय लगेगा, 1 से 2 सेकंड लगेगा कि आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और जो टाइम बचेगा वो दूसरे क्वेश्चन पर आप लगा सकते हैं। फिर और कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 137 वर्षों तक मौर्य वंश का राज रहा था, और इसके जो लास्ट रूलर थे वो ब्रिदर थे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रांत को क्या कहा जाता था मौर्य वंश से, प्रांत को चक्र कहा जाता था मौर्य वंश में। और ये प्रांत कितने थे, 5 थे। तो ये इतना ही आपका क्वेश्चन, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से आप याद कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप डाउट में आप उसको कमेंट में करके बता सकते हैं कि ये मुझे डाउट है, आप सॉल्व करके। तो मैं आपके लिए अलग से डाउट सेशन लाऊंगा जिसमें आपके हर एक डाउट को सॉल्व किया जाएगा दोस्तों। और जो दोस्तों नए हैं तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर बेल आइकन को दबा दें, और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री कोर्स है और आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का पूरा सिलेबस कवर करेगा। कि आपको ये अच्छे से अच्छे मतलब प्रोवाइड करेंगे नोट्स, फिर आपको अच्छे से मेंटर दिया जाएगा, और आपका जो सिलेबस होगा वो टाइम पर कंप्लीट होगा, और आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा जाएगा दोस्तों। तो आप हमारे साथ ज्वाइन होइए, आप 90 डे का प्लान है, आप हमारे साथ चलिए, आपको आसान लगेगा हर चीज, आपका एग्जाम हमेशा मतलब आसान लगेगा। तो आप हमारे साथ ज्वाइन होइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलते हैं फिर। जय हिंद।